हम बात कर रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट को बनाने से पहले वो क्या स्टेप्स हमने कंप्लीट करने हैं कि जिसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन या स्केजुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास ये चार तरह के डॉक्यूमेंटेशन हैं जिनको हमने लाजमी पहले रिव्यू करना होता है और फिर हमने कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। कल से एक प्रोजेक्ट हम लेंगे और उसकी डिटेल डिज़ाइन को स्टडी करेंगे, बीओक्यू को स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकेशंस को और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को, ताकि आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लियर होती जाएगी। एक कह रहे हैं कि क्लॉजेस स्टडी करते हैं, तो आपको जो है वो व्यू अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से जी क्लॉजेस तो जी बिल्कुल आ जाती हैं आपकी। आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से आपको अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट की हमने बात की थी, वो अगर लिखी है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो भी वहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो है वो वर्किंग टाइम मिल जाएगा कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटे जो है वो काम करना है कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वो भी आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपका अगर लेट होता है प्रोजेक्ट, किसी भी वजह से आप डिले में जाते हैं, तो एलडी जो कि लिक्विडिटी डैमेजेस हैं, आपको इन शॉर्ट कितना फाइन पड़ेगा अगर आप लेट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को अचीव करने में या ओवरऑल प्रोजेक्ट को अचीव करने के अंदर। इसके अलावा आपको जो है वो ओवरऑल एक कॉस्ट भी मिल जाती है कि इसकी क्या कॉस्ट है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है वो एनटीपी या नोटिस टू प्रोसीड आपको रेट वहाँ से मिल जाते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। कल का सेशन हमारा स्टार्ट ही होगा एक प्रोजेक्ट से, कि जिसमें हम पहले इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ही हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की फेज पे जाएंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहे। जी, लिक्विडिटी डैमेजेस की आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। तो लेट्स सपोज के आपने एक काम दिया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को और उसने वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। तो एज़ पर फिडिक अगर तो काम टाइम पे कंप्लीट ना किया गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ डैमेजेस का सामना करना पड़ता है जो कि फाइनेंशियल डैमेजेस होते हैं। कि पर डे जो है फॉर एग्जांपल कहीं पे 1 मिलियन का फाइन डाला जाता है, जो कि उनकी ईपीसी जो आईपीसी होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, या उनके जो सिक्योरिटी फीस है उसमें से निकाल देते हैं। तो इन शॉर्ट के उनको फाइन होता है पर डे के हिसाब से एज अ पेनल्टी। ठीक है। तो ये आपका इससे बचने के लिए ही प्लानिंग करता है कॉन्ट्रैक्टर, ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो कम ना हो जाए। अगर तो पेनल्टीज बढ़ती जाएंगी तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं जो कि लॉस में खत्म हुए। ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी उसकी कॉस्ट है, तो आपने इस हिसाब से प्लानिंग जो है वो करनी है, रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा लेनी है। डोंट वरी, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन कल जो है हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ ही की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ प्लीज़ टेल मी के जो आपका प्राइस बीओक्यू है, उस प्राइस बीओक्यू के अंदर आपकी क्या क्या हम आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम देखते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो मुझे बताएं कि प्राइस बीओक्यू के अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं और बीओक्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन आवर प्लानिंग। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, हम आइटम्स को देख सकते हैं, हमारी कौन कौन सी आइटम्स हमने इंस्टॉल करनी है या फिर एग्जीक्यूट करवानी है। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, क्वांटिटी कॉस्ट आ जाती है। तो सबने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि जो हमारा बीओक्यू है वहाँ से आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपके पास स्कोप भी यहाँ से काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट हो जाता है। हम सबसे जो मोस्ट एफिशिएंट वे है स्केजुलिंग का वो यूज़ करेंगे, कि जिसके अंदर आपके बीओक्यू के हिसाब से हम स्केड्यूल बनाते हैं, ताकि आप जब उसमें क्वांटिटीज़ को लोड करें या आप उसमें कॉस्ट को लोड करें तो आपको आसानी हो जाए। तो आप बीओक्यू को यूज़ करते हुए अपनी कॉस्ट लोडिंग करते हैं या फिर अपनी रिसोर्स लोडिंग करते हैं। तो लोडिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के बेस पे आपके कैश फ्लोज बनते हैं, इसी के बेस के ऊपर आपके बाकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स बन जाते हैं। आपके फेजेस भी आ जाएंगे वहाँ पे, और डिटेल स्पेसिफिकेशन भी आ जाती हैं कुछ बीओक्यू से, बट अक्सर जो है वो स्पेसिफिकेशंस को अलग से बनाया जाता है। तो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आते हैं। बीओक्यू का आपने सही से जवाब दे दिया कि हम क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से आइटम्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। जी, बीओक्यू आपने बनाना होता है, हमारे पास डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं कि उसमें बीओक्यू कौन बनाएगा। अभी इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, और आपके पास एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग या जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी है जिसके ऊपर आपने साइन कर दिए, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने साइन कर दिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी आ गया, आपके पास बीओक्यू भी उसी टाइम पे आ जाता है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर ही आपका बिडिंग हुई है। तो बीओक्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अब एक होता है स्पेसिफिकेशंस के नाम से डॉक्यूमेंट। तो आप मुझे बताएं कि स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि हम इसको भी जब स्टडी करेंगे आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा। तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इतना इशू नहीं होगा। स्पेसिफिकेशन में आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं, सही जवाब दिया। स्पेसिफिकेशन में आपकी ड्राइंग्स नहीं है, थला तारीख हम ड्राइंग्स पे आते हैं।
डिटेल ऑफ आइटम्स, तो आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, सही बात हुई। आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी आइटम जो है वो लॉन्ग लीड है और कौन सी आइटम आपकी जो है वो नॉन लॉन्ग लीड है। लॉन्ग लीड क्या होती है और नॉन लॉन्ग लीड क्या होती है? कि जो आइटम आपका टाइम कंज्यूम करे 60 डेज से ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी लॉन्ग लीड आइटम है। कहीं पे 70 डेज को यूज़ किया जाता है, बट इन शॉर्ट के आपके कोई भी आइटम अगर इंपोर्टेड है तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा इंपोर्टेड आइटम का जो टाइम है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर जो आपकी नॉन लॉन्ग लीड है, ये वो आइटम्स हैं जो आपकी लोकली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीट कोरिंग करनी है, तो वो कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। सैंड होगी, सीमेंट हो गया, तो आपको अवेलेबल है, तो उसको हम कहते हैं कि लॉन्ग लीड अवेलेबल, जो कि रेडली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। लॉन्ग लीड, नॉन लॉन्ग लीड इसमें आपकी वो चीज़ें जो रेडली अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं जो कि लोकल आइटम्स हैं, जो कि इंपोर्ट नहीं करनी। अब वो स्पेसिफिकेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करवाते हैं वो डिफरेंट होती है। वो मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उन्होंने मटेरियल प्रोक्योर करना है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उनका थोड़ा सा देखने का एंगल डिफरेंट होता है स्पेसिफिकेशंस को। प्लानिंग की हद तक आपने सिर्फ इतनी चीज़ों को ही नोट करना है। ठीक है। जी ऐसे ही है। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, हाँ, जिस तरह टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स है, तो वो किस तरह टेस्टिंग करनी है वो आपका क्यू क्यू सी इंस्पेक्टर, उसके लिए डॉक्यूमेंट ज़्यादा जरूरी हो जाएगा उस परस्पेक्टिव से हिसाब से। हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो हर एक डोमेन के लिए ज़रूरी है, बट प्लानिंग के लिए उसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी बेसिकली जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है वो आपकी जो है वो स्पेसिफिकेशन से एड्रेस होगी, अगर हम प्लानिंग डोमेन में रहते हुए बात करते हैं। ठीक है। अगर वो क्वालिटी इंस्पेक्टर है तो उसने अपनी टेस्टिंग का क्राइटेरिया देखना है, उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ किसी खास स्टैंडर्ड पे थी, तो क्या वो चीज़ उस तरह की एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो दैट विल बी कवर्ड इन सबमिटल्स। तो हम उसको भी कवर करेंगे किसी हद तक, बट प्लानिंग की डोमेन में रहते हुए। फिर आते हैं हमारे पास डिटेल डिज़ाइन। तो डिटेल डिज़ाइन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, प्लीज़ लेट मी नो। जिनकी भी चैट ब्लॉक हो, लॉक है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, क्योंकि यहाँ से सबकी चैट्स ओपन है, बट मे बी आपके मोबाइल में कोई आपने सेटिंग की हो, तो उसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। जी, WBS की बात की, वर्क ऑफ सीक्वेंस की बात की। जी नासिर साहब ठीक कह रहे हैं कि आपका जो वर्क ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ वर्क है, वो आप अपनी ड्राइंग से निकाल लेते हैं। फिर आपने एग्जीक्यूशन जिस चीज़ की करनी है वो क्या चीज़ है, क्या वो स्विमिंग पूल है, या वो बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल है, या आप ऑयल एंड गैस के अंदर कहाँ कहाँ पे आपके मैकेनिकल रूम्स बनने हैं। अगर रोड की बात करते हैं तो आपके जो RD हैं वो कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, और उससे क्या क्या कंपोनेंट्स। तो बेसिकली आपको जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है, जो कि इवेंट्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं आपके डिटेल डिज़ाइन से। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिल जाती हैं डिटेल डिज़ाइन से। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आपके पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट था वो हमने क्या बनाना था, उसकी स्टार्ट फिनिश डेट क्या थी। यहाँ से आगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट जो बनाना था वो दिखने में क्या लगता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फिर स्ट्रेटजी रिवाइज करनी है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। फिर आपका BOQ, और इससे हम क्वांटिटीज़ निकाल लेंगे जो कि रिसोर्स लोडिंग कॉस्ट लोडिंग के काम आएगी। और इस तरह आपकी स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको बताएंगे कि आपका लॉन्ग आइटम्स क्या है और नॉन लॉन्ग आइटम्स क्या क्या है। और इन्हीं को हम देखते हुए अपने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो कल हम जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम इन्हीं चार चीज़ों को पहले कवर करेंगे, और फिर हम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे, WBS को ऐड करेंगे, और फिर हम पीसीस पे बेसिकली मूव करेंगे। तो इस चीज़ का आप, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया ताकि आपको इस चीज़ का आंसर आ जाए। और ये कुछ चीज़ का आंसर है कि हाउ टू डेवलप बेस लाइन स्केजूल। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, आपने उसके ये आंसर दे देने हैं, और जो बाकी इसका पार्ट है वो प्राइमरी के अंदर है, वो आपका उस टाइम पे कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब कोई पूछता है आपसे कि आपने बेसलाइन कैसे बनानी है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये चार चीज़ें, पांचवी कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सारा स्कोप कवर आपका हो जाता है। जब आपने एक प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लिया, तो हम इसको कहते हैं कि बेसलाइन रेक्टेंगल। और ये क्योंकि पहली टर्मिनोलॉजी आपने सुनी, तो आपने इस पे सरप्राइज नहीं होना, और आपके जो है वो 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है। जो बाकी 30% ऑफ द इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिफरेंट मीटिंग्स के थ्रू मिलती हैं। किक ऑफ मीटिंग की बात हुई थी, व्हाट इज द किक ऑफ मीटिंग, उसमें आपको गाइड किया जाता है कि आपने एक स्केड्यूल को कैसे बनाना है, और उसमें आपने किस तरीके से एक्टिविटी आईडीज, या फिर आपने कोडिंग्स कैसे करनी है, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, आपको वो चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो इन डिफरेंट मीटिंग्स या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की जो गाइडलाइंस होंगी उसकी बेस के ऊपर आपकी बाकी 30% इन्फॉर्मेशन निकलेगी, लेकिन जो 70% इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया। किक ऑफ मीटिंग पे मैं आ जाता हूँ ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि उसमें प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें डिस्कस होती हैं। बट इट्स बेटर कि हम जब कल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और फिर ही हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर हम सिंपल एक बात करते हैं, मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं ताकि आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑन प्राइमरी आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। कुछ चीज़ें हैं जो थ्रेटिकल बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड के आपको दुश्वारी ना हो जब भी आप किसी भी प्रैक्टिकल प्राइमरी के अंदर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, वो हमने इसका आंसर तलाश कर लिया अपने स्कोप रेक्टेंगल से। और फिर डू वी हैव ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, अगर तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि OFM मटेरियल क्या है। OFM मीन ओनर फर्निश्ड मटेरियल्स।
तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि ओनर ने, क्लाइंट ने आपको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो आप उसको सही से प्लान नहीं कर सकते। ठीक है। इट आल्सो डिपेंड कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर हैं तो आपने क्रिटिकल पाथ को रखना होता है क्लाइंट के एंड के ऊपर। अगर आप कंसल्टेंट के प्लानिंग इंजीनियर हैं या अगर आप क्लाइंट के प्लानिंग इंजीनियर हैं तो आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को रखना होता है कॉन्ट्रैक्टर के एंड के ऊपर। ये क्यों रखते हैं, हम इसके ऊपर आ जाएंगे जैसे ही इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है। जिस को ड्राइंग नहीं पढ़नी आती वो कैसे सीखेगा जी, आपको डोंट वरी। कल जो है हमारे सेशन में पहले हम अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे, फिर हम अपनी ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे, और फिर हम आगे मूव करेंगे। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बताना ज़रूरी है इस पॉइंट के ऊपर, कि आपने जो है वो डिज़ाइन नहीं करना। ठीक है। डिज़ाइन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू द माइन्यूट लेवल, कि आपने कितना लोड रखा। अगर आप एच वी एस से डिज़ाइन कर रहे हैं, वी आर वी सिस्टम है या वी आर एफ सिस्टम है, आपकी कितनी टनेज है आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन की, तो आपने स्टील की क्वांटिटी निकालनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द लोड, तो आपने वो काम नहीं करना, तो उस कम्प्लेक्सिटी में आपने नहीं जाना। सेकेंडली, अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं करनी। एग्जीक्यूशन में आपको डीप डाउन नॉलेज चाहिए होता है, कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक्टिविटी की बात करते हैं, कि आपकी जो है वो रैम के ऊपर एक रैम की पोरिंग होनी है, तो उस रैम की पोरिंग के लिए आपने स्टील बांधना है, उसके लिए आपने शटरिंग का क्या गैप रखना है, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या करनी है। आप जो स्टील इंस्टॉल कर रहे हैं उसके दौरान आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कि आपने कटिंग की, फिर उसकी बेंडिंग की, और जो बाकी मामलात हैं, आपने एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो उस तरह नहीं जाना, तो वो भी क्रॉस लग गया। तो आपको ड्राइंग चाहिए होंगी सिर्फ क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ सीक्वेंस जो है वो निकालना है। ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए आपको ड्राइंग चाहिए, और वो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सब ड्राइंग्स आपकी बेशक एमईपी की हों, सिविल की हों, आपको सब ड्राइंग्स को ही मैं समझा दूंगा, ताकि आप सीक्वेंस वहाँ से निकाल सकें। ठीक है। तो आपने इतनी डिटेल में उसमें नहीं जाना, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन उसकी नहीं कर रहे। तो जितना सिंपल हो सकता है आपने चीज़ों को सिंपल रखना है। इफ़ यू मेक द थिंग्स मेक इफ़ यू मेक द थिंग्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आपके लिए मुश्किल होती जाएगी चीज़ों को ग्रैब करना। तो जस्ट कीप द थिंग्स सिंपल, ताकि हम जब ऐसा ऐसा मूव करेंगे आपको आसानी होती जाएगी। तो फिलहाल ड्राइंग्स के आपको सिर्फ सीक्वेंस ही मिलेगा। फिर हमारे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन थे या नहीं थे। कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, अक्सर जो हमने सुना है कि जब प्रोजेक्ट की फिनिश डेट एक्सटेंड हो जाए, अगर तो इतना डिले आया कि फिनिश डेट्स के बाद भी प्रोजेक्ट चलता रहा, वो सारा डिले कॉन्ट्रैक्टर का था, उसकी कम मैन पावर थी, या उसके कम मटेरियल रिसोर्सेज थे, या उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स थे। तो जब भी फिनिश डेट गुजर गई, तो उसके बाद फिर फाइन होना शुरू हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी डैमेजेस। बट अक्सर जो आपके गल्फ कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके माइलस्टोन्स के ऊपर एलडी रख दी जाती है, कि लेट सपोज आपकी 5 बिल्डिंग बननी थी, आपकी अगर पहली बिल्डिंग बनी है, फिर दूसरी है, तीसरी है, और चौथी और पांचवी है, तो हर बिल्डिंग का अलग अलग माइलस्टोन रख दिया जाता है। हालांकि पूरा का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट लिखा जाता है कि बिल्डिंग 1 कंप्लीशन या प्रायोरिटी 1 कंप्लीशन ये डेट है। अगर वो डेट से आप काम को लेट करते हैं, तो उसके ऊपर भी फाइन पड़ना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ बताना जरूरी थी। अगर हमारे पास कोई नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि क्लाइंट ने या कंसल्टेंट ने पहले ही नॉमिनेट कर दिया कि आपने इन्हीं से काम करवाना है, अगर आपने काम को सबलेट करना हुआ, तो वो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो भी नीड एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। आपकी मटेरियल डिलीवरी है, आपकी डिज़ाइन है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वेगनेस है, आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आपने वो कंफर्म करनी है फ्रॉम द क्लाइंट। तो इस तरीके से आपने वो सब चीज़ों को देखना है जो कि आपको हेल्पफुल होंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्केड्यूल। अगर आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो आप अजम्पशंस की बेस के ऊपर बनाएंगे स्केड्यूल। और आपका कोई भी स्केड्यूल होता है वो प्रॉपर जो है वो टीम बैठ के, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर और अदर स्टाफ, वो पूरे की पूरी एक्टिविटीज़ को रिव्यू करते हैं वन बाय वन। हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन, उसके लिंकेजेस, और एक्टिविटीज़ कौन सी कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे है, कौन सी क्लाइंट के एंड के ऊपर है, हर चीज़ देखी जाती है। तो जितना आपको इन्फॉर्मेशन बेहतर पता होगी, आप उतना ही अच्छा स्केड्यूल बना सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कि आप कोई चीज़ गलत बनाएं और वो चीज़ पास हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपकी जो है वो साइड एक्सेस कब मिलनी है, स्टेक होल्डर्स आपके कौन कौन से हैं, बिकॉज इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि भी एग्जीक्यूशन फेज में चल रहा है। अब क्योंकि उसका एक पार्ट जो था वो ऑपरेशनल था, दूसरे पार्ट, एक पार्ट ऑपरेशनल था और दूसरे पार्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी थी। तो अब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके स्टाफ मेंबर्स को या जो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना करे, एक एनवायरनमेंट ख़राब ना करे। तो उसके लिए फिर अब जितने लोग आते थे उसके हिसाब से फिर कंस्ट्रक्शन होती थी। अब जिन दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लो होता था क्लाइंट्स का वहाँ पे आना, तो उन दिनों में कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता था। अब जब जिस टाइम पे फ्लो कम होता था आपके क्लाइंट्स के आने का, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन को रोका जाता था या फिर रिज्यूम किया जाता था। तो दोनों केसेस के अंदर ये आपका थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर है जो कि पब्लिक है, तो पब्लिक भी आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है इनडायरेक्टली, और काम रुक भी जाता है। तो आपने उन सब स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेना टाइमली, ताकि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उन सब चीज़ों को पहले ही इनकॉर्पोरेट करवा सकें। वो कैसे करवाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने डिलेस को कवर करना है। क्योंकि डिलेज आते हैं, अगर तो आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं, आपने डिलेज को सही से कवर नहीं किया, डिले एनालिसिस को नहीं सीखा, तो जो भी फाइन पड़ेगा आपको वो फाइन मानना पड़ेगा।
तो जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लानिंग इंजीनियर है उसका ये काम होता है कि उसने डिलेज के जो पेनल्टी पड़ी है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है। अगर तो कंसल्टेंट ने कहा कि आपका डिले 200 डेज का है, तो आपने वर्किंग करते हुए विंडो एनालिसिस यूज़ करते हुए उस डिले को कम करना है, मे बी 10 या 20 डेज के ऊपर, अगर वाकई में डिले इतना हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि आपने कॉस्ट को सेव कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लानिंग को करने का मकसद क्या है कि आपने डिलेज को ट्रैक करना है, डिलेज को मिनिमाइज करना है, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है, प्लानिंग ऐसी करनी है कि डिलेज आपके ना आए, कम से कम आपके डिलेज आए। ठीक है, तो अगर डिलेज आ रहे हैं क्लाइंट के, तो फिर आपने उनको ट्रैक करना है ताकि आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम का क्लेम कर सकें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्पस यही है कि वो डिलेज को ट्रैक कर सकें और प्रॉफिट के अंदर काम खत्म करवा सकें। तो वो तभी होगा अगर आपका स्केड्यूल अगर सही बना हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी, यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपने जब भी बनाना है स्केड्यूल तो आपने साइड टीम के साथ मीटिंग करनी है, स्टेक होल्डर जो हैं आपने उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, इनडायरेक्टली या बेशक ईमेल के ऊपर, या आपने डिफरेंट आइडियाज़ भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपने कुछ एक्सेल शीट के अंदर भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है एज मच एज पॉसिबल। वो जब मैं आऊँगा बारी बारी तो आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली तौर पे हम किस तरीके से अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और दूसरे लोगों को किस तरीके से अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अ टीम वर्क, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कहीं साइड पे बैठे हुए हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं। इट इज़ अ टीम वर्क, आपको डिफरेंट लोगों से बार बार कुछ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं या कुछ डिस्कशंस करनी पड़ती हैं। तो ये था कि हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर हमने बात की, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, माइलस्टोन की बात हुई थी कि व्हाट इज़ अ माइलस्टोन, कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन क्या था। तो माइलस्टोन बेसिकली एक फ्लैग होता है। फ्लैग मीन के आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर कोई भी आपने रेसिंग ट्रैक देखा हो, आपने कोई मैराथन रेस देखी हो, या आप कभी भी किसी हाइकिंग ट्रैक पे गए हो, तो वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लिखा होता है कि अभी जो है ना आपने 1 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, अभी आपने 5 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। सो ये जो एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक फ्लैग होता है बेसिकली, कि आपको बता रहा है कि आप अभी किस पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं। सो माइलस्टोन इज़ अ फ्लैग जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि आप किस पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं। दो तरह के माइलस्टोन की बात की थी कि एक होता है कि प्रोजेक्ट फिनिश माइलस्टोन, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस दिन को स्टार्ट हुआ और हमारा प्रोजेक्ट इस दिन को ख़त्म हो गया। तो अगर तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की फिनिश डेट ये है, और उसमें कोई भी अलग से डिफाइन नहीं है कि आपको इन बिटवीन भी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर या किसी माइलस्टोन के ऊपर कोई एलडी पड़ जाएगी, तो आपके पास सिर्फ एक ही होता है माइलस्टोन जो कि प्रोजेक्ट फिनिश माइलस्टोन है। अगर तो आपका प्रोजेक्ट इससे डिले में जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे खत्म हुआ, तो आपको इतने डेज की पेनल्टी पड़ जाएगी अगर तो डिले वाकई में कॉन्ट्रैक्टर का हुआ। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइलस्टोन है वो प्रोजेक्ट फिनिश माइलस्टोन है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअली तौर पे बता दिया गया कि अगर आपका डिले आता है तो इस डे के हिसाब से आपकी रेफरेंस बना के डिले को ट्रैक किया जाएगा। जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया कि आपके कुछ इंटरमिटेंट माइलस्टोन्स होते हैं जो कि बीच बीच में होते हैं, कि आपका एक रिजॉर्ट बन रहा है, उसमें स्विमिंग पूल्स भी हैं, उसमें आपके विलास भी हैं, उसमें आपके कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं और एक कमर्शियल प्लाजा भी है, ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कहीं पे फ्लैग लगा हो और ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन हो कि कंप्लीशन ऑफ स्विमिंग पूल्स, फिर आपका एक और जगह पे फ्लैग लगा हो और वहाँ पे लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलास, और थर्ड के ऊपर हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, जो आपकी 2-3 बिल्डिंग्स हैं। अगर तो आपके ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल ये जो माइलस्टोन्स हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि अगर तो आप स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन इस डेट से लेट करते हैं तो आपके ऊपर एलडी पड़ेगी, तो इस माइलस्टोन को हम कह देंगे नाउ दिस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन। इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने उसको टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि किन किन आपके माइलस्टोन्स के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअली तौर पे आप बाइंड है कि आपने उसको टाइम से पहले खत्म करना है या टाइम पे ख़त्म करना है, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स सपोज़ कि हम बात करते हैं कि हमारा अभी इस केस के अंदर कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट माइलस्टोन नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक ही माइलस्टोन था जो कि प्रोजेक्ट फिनिश माइलस्टोन है। तो उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्विमिंग पूल यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहें तो विलाज यहाँ ख़त्म कर दें और बिल्डिंग को यहाँ ख़त्म कर दें, तो आप अपनी सीक्वेंसिंग के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी बाइंडिंग मौजूद नहीं है। बट जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर फ्लैग है और आपका अगर यहाँ से काम डिले होता है स्विमिंग पूल का, आप पे एलडी पड़ेगी, तो नाउ यू नो कि आपने इस काम को अब यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, आपने इस काम को इस फ्लैग से पहले पहले ख़त्म करना है। तो अगर आप प्लानिंग में वो चीज़ डिसाइड करेंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लान जो है वो अकॉर्डिंगली किया जाए, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जो कि एक सबसे बड़ा इशू होता है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो जाते हैं अगर तो इसको टाइमली कैटर ना किया जाए। इसी को हम देख लेते हैं कि माइलस्टोन जो है वो आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और इस पे पेनल्टीज होती हैं। वी हैव टू चेक व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर नॉट कंप्लीटिंग दिस ऑन टाइम। और फिर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन ऑफ माइलस्टोन है, वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट से ही चेक करनी है, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वी हैव टू यूज़ द एग्जिस्टिंग डाटा, और एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ करते हुए हमने पूरे प्रोजेक्ट को परसीव कर लिया, उसके सब कॉन्स्टेंट इश्यूज़ को बाहर निकाल लिया, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे। तो कल के सेशन के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, पहले उसकी ड्राइंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एमईपी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल और सिविल ड्राइंग्स को हम पढ़ेंगे, और फिर जो है हम कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकेशंस को, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेज़ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ जाके ब्रेक इसलिए लगाई थी आपके प्रोजेक्ट के फेज़ पे, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो हमारा ये प्रोजेक्ट आपको खाली शो होगा, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आएगी।
ठीक है, तो हम इसमें इन्फॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी देख लिया। हम कल जब एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से एक चीज़ को लेके चलना है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करनी है, सबमिट करनी है, बिकॉज दिस इज़ फॉर योर लर्निंग। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका आपको यही नुकसान होगा कि अगर कहीं पे कोई जॉब की रेफरेंस के लिए कोई मुझे कॉल वगैरह आती है, जो कि अक्सर आती रहती है, उसमें आपको रेफर नहीं किया जाएगा। तो आपने जो है वो एट एनी कॉस्ट आपने ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एट एनी कॉस्ट, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, जो बाकी चीज़ें हैं वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते तो इतना इशू नहीं है, बट आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ करेंगे, तो आपका काम काफ़ी ईजिली हो जाएगा। इसमें हम वर्क लोडिंग करते हैं और चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से अप्रूव्ड मेथड यूज़ करते हुए करते हैं, जिसमें आपका स्केड्यूल कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव ही होगा। विद माइनर कमेंट्स अगर वो आ सकते हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। नाउ इन दिस सेशन लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, और प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, जो हमने यहाँ तक चीज़ें कवर कर दी हैं। आई नो कि हम थोड़ा सा स्पीड से चले, बट हम आगे जाके स्पीड को स्लो करेंगे। फर्स्ट सेशन था तो आपको अंडरस्टैंड करवाना लाजमी था कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं और हमने किस तरीके से उन एलिमेंट्स को अप्रोच करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी अप्रोच को पहले सीधा करें और फिर हम बाकी चीज़ों के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो आखिरी 10 मिनट्स जो हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन से रिलेटेड। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उस सेशन में जो चीज़ें डिस्कस हुई, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बताना है, क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स कि जिसके ऊपर डिस्कशन होती रहती है और उसके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ये कहीं पे नहीं समझना कि आपका जो है वो कहीं पे मुश्किल हो गया काम। हम कहीं पे भी काम को मुश्किल नहीं करेंगे। वी विल ट्राई कि जितना भी मैक्सिमम काम को आसान किया जा सके, हम उतना आसान रखेंगे, ताकि आपकी लर्निंग जो है उसके अंदर कोई इशू ना आए। तो जो हमारे फर्स्ट सेशन होंगे 5 या 6, ये काफ़ी आसान आराम से करेंगे हम, लेकिन जब आहिस्ता से आगे मूव करेंगे तो हमारा काम डिफिकल्ट होता जाएगा। तो जी ये एक BOQ है हमारे प्रोजेक्ट का, जो हमने कल डिस्कस करना है। आप इसको देख लें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें आपके सिविल वर्क्स हैं, सर्विसेज हैं, आपका ग्रे स्ट्रक्चर का लिखा हुआ है कि उसकी अमाउंट कितनी थी, कितना कवर्ड एरिया था। फिर आपके फिनिशिंग वर्क्स हैं, सैनिटरी एंड सिवरेज वर्क्स हैं, और फिर सर्विसेज इलेक्ट्रिकल, वाटर सप्लाई, सुई गैस एंड फायर फाइटिंग। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो MEP के ऊपर इसलिए है क्योंकि जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए MEP को समझना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दे हैव नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि इंस्टॉल होते हैं, दे हैव नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो MEP वालों के लिए सिविल को सीखना कंपैरेटिवली ईजी है। तो इसलिए जो भी MEP के इंजीनियर्स हैं उनकी काफ़ी बात होगी, उनकी काफ़ी इनपुट भी ली जाएगी। एग्जीक्यूशन प्लानिंग साइड एंड व्हिच कम अप फर्स्ट टाइम, हाउ टू प्लान देम। जी मुकीत साहब पूछ रहे हैं कि देयर आर सर्टन एक्टिविटीज़ विच कम अप एज फर्स्ट टाइम, हाउ टू प्लान देम। जी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो फर्स्ट टाइम होती हैं। अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था उसके अंदर एक डाटा सेंटर बनना था, एक बड़ी कंपनी का। और डाटा सेंटर में ये था कि अब उसको एक प्रॉपर कूलिंग चाहिए होती है हर टाइम के ऊपर। तो उसके लिए फिर जो उसका ग्राउंड बेस है उसको ज़मीन से, या जो फिनिश फ्लोर लेवल है वहाँ से 5 फुट ऊपर रखा गया, और उसके अंदर ही सारी MEP की डक्ट्स भी बनाई गई, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी दिए गए, और उसके अंदर फिर फायर रेजिस्टेंस मटेरियल भी यूज़ किया गया वॉल्स के अंदर भी। तो वो अब क्योंकि अपनी नोयत का एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें बहुत से और भी आइटम्स है कि जो कि उसमें लगे हुए थे। आपका जो है स्काडा भी उसमें लगा हुआ था, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। फिर आपका ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा हुआ था, एक्सटिंग्विशर सिस्टम भी लगा हुआ था, और सिस्टम यह भी लगा हुआ था कि आप किस तरीके से ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपकी फायर को सपोर्ट करती है। तो जब भी आग लगती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन हो जाता था, और ऑक्सीजन जो है उस रूम से वो रिमूव कर दी जाती थी बाय द ऑटोमेटिक सिस्टम। जब ऑक्सीजन मूव होगी तो आपकी आग, जो आग लगी, ऑटोमेटिकली बुझ गई। तो इस तरह के केसेस को हम डिटेल पहले डिज़ाइन स्टडी करते हैं कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, और फिर हम उसको अपने इंजीनियरिंग नॉलेज यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस बनाते हैं कि किस सीक्वेंस से ये काम कंप्लीट हो सकता है। सो एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट। तो उस केस के अंदर आपको पहले डिज़ाइन स्टडी करना पड़ेगा, और डिज़ाइन के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि उस चीज़ की एग्जीक्यूशन किस तरीके से करनी है। जी समीर साहब कह रहे हैं मेड अकाउंट ऑन ओरेकल एंड नाउ आफ्टर लॉगिंग इट सेज योर एक्सेस हैज बीन टेम्परेरी डिलेड। जी आपका, अगर बहुत से लोग अकाउंट बनाएंगे और कुछ का तो फ़ौरन से ही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, उसका थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब यू वेट। अगर तो ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं कोशिश करूँगा कि ड्राइव के अंदर सेटअप भी अपलोड कर दूँ। आई वांट कि ऐसे हमें प्राइम वगैरह सिखाएं जाए कि हम फील्ड में जाएँ वो ऐसा काम। जी अब्दुल रहमान साहब, आपको ऐसा प्राइम वगैरह सिखाया जाएगा कि आपको कहीं पे ये मसला पेश नहीं आएगा कि आप ये काम पहली बार कर रहे हैं। तो बस आपने क्या करना है कि जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं स्टेप्स अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं आपको दूंगा। दैट्स ऑल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। ठीक है ना। वी फाइंड सर्टन एक्टिविटीज टेक मच ड्यूरेशन। जी जब हम ड्यूरेशंस के ऊपर आएंगे, बिकॉज ड्यूरेशंस कैलकुलेट करना हर एक्टिविटी की, दैट इज़ अ सेपरेट टास्क, और उसको हम कैसे निकालते हैं तो वो आपको उस टाइम पे बताया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जी मैं आपको सेटअप अपलोड कर दूंगा ड्राइव के अंदर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, बट मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ से, बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो मैं दोनों चीज़ें ही कोशिश करूँगा कि कर दूंगा। जी बिल्कुल। जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं वो रिवेट और बीम के ऊपर हैं।
और उसका आपको काफ़ी डिटेल में पूरा मॉडल भी बनवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आप उसको किस तरह प्राइमरी से लिंक करें वो भी बताया जाएगा। तो बिम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो डोंट वरी, हम जब स्टेप बाय स्टेप, अभी चूंकि हम प्राइमरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसलिए बार बार प्राइमरी का जिक्र होगा। जैसे आपका प्राइमरी खत्म हो जाएगा तो हम फिर बाकी पावर बीआई और बिम के ऊपर आ जाएंगे, रिवेट के ऊपर आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जब उसका टाइम आएगा तो हम फिर उसी ही की बात करेंगे और उसी को ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, और जिनकी चैट डिसेबल थी तो यहाँ से हर एक इंसान की चैट खुली हुई है। तो अगर आपकी फिर भी डिसेबल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते करें, अपने ऑप्शन को भी चेक कर लें। जिनका भी जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में और उनको कनेक्शन में इशू आया तो मुझे वो कल आधा घंटा पहले बताएं, ताकि उनके साथ एक टेस्ट सेशन में कर लूँ, और ताकि उनका जो सेशन है वो उसको ज्वाइन करने में उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है सबका फीचर के, सब लोग ही चैट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जी, आपकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उस पे हम आएंगे जिस टाइम पे हम रिसोर्स लोडिंग के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन दो तरीके से होती है। पहली तो आपकी बीओक्यू बनाने के दौरान, कि इवन एट द स्टार्ट ऑफ बीओक्यू आप बीओक्यू में किस तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, आप कैसे रेट एनालिसिस करते हैं, मैं आपको शीट्स भी शेयर कर दूंगा। जी, जिनका ऐप से ज्वाइन, कुछ ऐसा है कि जिनका मोबाइल से नहीं हुआ, आप लैपटॉप से ज्वाइन करके देखें, बिकॉज अक्सर लोगों ने ज्वाइन किया और 2-4 का इशू था। तो वो कल मेरे से पहले टेस्ट सेशन कर लें, मुझे पहले मैसेज कर दें ताकि हम टेस्ट सेशन कर लें और वो ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकें। सो लेट्स कंक्लूड ओवर टुडेज सेशन। लैपटॉप से सेम इशू था, तो ये आप चेक करें, इसको आप इंस्टॉल करके हम कल टेस्ट सेशन कर लेंगे, डोंट वरी, ताकि आपका जो कल का सेशन है वो आप लाइव अटेंड कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो वो उनके लिए ये मशवरा है। इवन नो हाउ वी विल फाइंड सर्टेन एक्टिविटी विल टेक। जी, कोई मसला नहीं है, वो हम कर लेंगे। टुडे सेशन वाज इंटरेस्टिंग लर्नर। जी थैंक यू नासिर, जो तारीफ है वो अच्छी लगती है, क्योंकि स्पेशली मैं जो हूँ इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। अगर आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इस कोर्स में साथ साथ मूव करते जाएंगे, बस आपकी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी लाजमी है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकें। अगर जिसका पीटीसीएल डाउन था, जी पीटीसीएल कुछ लोगों का डाउन था, आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट रखें, इतना नेट हो कि आप, अगर तो नेट डाउन हो तो आप मोबाइल से उसको कनेक्ट भी कर सकें। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, और इस कोर्स को आपने जितना दिल लगा के पढ़ेंगे, बिलीव मी, अगर आप ये 1.5 महीना सिर्फ आप दिल लगा के पढ़ लें, आपकी जो पिछली पूरी एजुकेशन थी 16 साल की 18 साल की, उसकी प्राइस पे हो जाएगी इस इन सेशंस के